हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स बाय डीके भूरिया की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से जुड़कर 12th फिजिक्स को निःशुल्क पढ़ सकते हैं और पूरे जो आपके चैप्टर हैं, लेसन हैं, उनके सारे टॉपिक हैं वो क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित तरीके से हम करवा रहे हैं। अतः सभी स्टूडेंट्स चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें एंड सारे वीडियो को देखकर अपने अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंच सके। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह संधारित्रों का संयोजन। तो इससे पहले हमने संधारित्रों का संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन हम पढ़ चुके और हमने देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि अगर किसी परिपथ के अंदर इस प्रकार से संधारित्र ऐड कर रखे हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये संधारित्र फर्स्ट है, ये सेकंड है और थर्ड है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि इस संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, और यही क्रम आगे चल रहा होता। तो ये क्रम कहलाता श्रेणी क्रम कहलाता, एक के बाद एक। ठीक, इन सब पर आवेश का परिमाण एक समान होगा। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी इसके अंदर, इन सभी संधारित्रों पर आवेश का परिमाण एक समान होगा, यानी क्यू आवेश, सब पर क्यू आवेश है। लेकिन इनकी धारिताएं अलग अलग होने से इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3 है। इसलिए इनकी प्लेटों के जो मध्य विभवांतर आ रहा है वो V1 है, यहाँ पर विभवांतर V2 है और यहाँ पर विभवांतर V3 है। तो श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषता क्या थी कि सभी संधारित्रों पर आवेश का परिमाण एक समान होगा, परंतु इनकी धारिताएं अलग अलग होने के कारण से इनके सिरों के, इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसकी तुल्य धारिता का फॉर्मूला हमारे पास आया था 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर तीन संधारिता जुड़ी हुई तो कहने का मतलब श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, इस संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम इस संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब यदि हमें अधिक धारिता वाले संधारित्र दिए हुए हैं और कम धारिता का संधारित्र चाहिए तो हम इनको कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्यों, CS है, इसकी वैल्यू C1 से भी कम है, C2 से भी कम और C3 से, यानी C1 C2 अगर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है तो इसका मान इससे भी कम आएगा। यानी जो सबसे छोटा संधारित्र है उससे भी कम किसका मान आएगा, CS का मान आएगा, तुल्य धारिता का मान आएगा। तो यदि हमें संधारित्रों की धारिता को रिड्यूस करना है, घटाना है, धारिता घटानी है, तो हमें कौन सा क्रम करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में उनको ऐड करना पड़ेगा। यहां तक हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या होने वाला, उसको हम पढ़ने वाला है। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या होगा। अगर हम इस प्रकार से तीन संधारित्र ऐसे लेते, एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरे, ये तीन संधारित्र लिए हुए और इनको यदि ऐसे कनेक्ट कर दें इस प्रकार से, इनको जोड़ दें हम, ठीक है, ऐसे हम कनेक्ट कर दें तो यहां पर देखिए ये तीन संधारित्र है, ये 1, ये 2 और ये 3। इसकी धारिता है C1 है, इसकी धारिता है C2 है और इसकी धारिता C3। यानी C1 C2 C3 धारिता के तीन संधारित्र हैं। समांतर क्रम संयोजन का मतलब है, आप यहां पर देख रहे हैं
कि इस संधारित्र की प्रथम प्लेट, इस संधारित्र की प्रथम प्लेट और इस संधारित्र की प्रथम प्लेट किससे जुड़ी हुई है? पॉइंट ए से। यानी इसमें 3 संधारित्र हमने जोड़ रखे हैं और तीनों संधारित्रों की प्रथम प्लेट को हमने बिंदु ए से कनेक्ट कर रखा है। यानी तीनों की प्रथम प्लेट एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई है, कनेक्ट है। दूसरा देखिए, इन तीनों की दूसरी पॉइंट बी जो कि कॉमन पॉइंट इसी से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा वो कहलाएगा समांतर क्रम संयोजन। तो ध्यान में रखना, समांतर क्रम संयोजन क्या है? ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की एक प्लेट या प्रथम प्लेट एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ी हुई हो तथा दूसरी प्लेट दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ी हुई हो, तो वो संयोजन कहलाएगा आपका समांतर क्रम संयोजन। ध्यान रखें, श्रेणी क्रम संयोजन में एक के बाद एक आता है। इस श्रेणी क्रम संयोजन में एक के बाद एक, यानी प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट चौथे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, एंड सो ऑन, यही क्रम चलता रहे, तो यह कहलाता श्रेणी क्रम। लेकिन इसमें नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट बिंदु ए से एंड सभी की दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु बी से जुड़ी हुई है। यानी सभी संधारित्र ए और बी के मध्य इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो यह कहलाता संधारित्रों का संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन होने वाला है। ओके, समझ में आया? तो समांतर क्रम संयोजन क्या होगा? अब देखिए इसमें क्या होने वाला है कि यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे जैसे यहाँ पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सभी पर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ जा रहा है तो इसको 3 रास्ते मिल रहे हैं, 1 2 3, तो तीनों में वो डिवाइड हो जाएगा। तीनों में क्या होगा? डिवाइड होगा। डिवाइड किसके अकॉर्डिंग होगा? इनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर चार्ज आवेश पहुंचेगा, आवेश अगर क्यों दिया जा रहा है, इसको जैसे आवेश क्यों दिया जा रहा है, क्यों आवेश दिया जा रहा है, तो इसका कुछ भाग इसमें जाएगा, कुछ भाग इसमें जाएगा, कुछ भाग इसमें जाएगा। तो कहने का मतलब इस पर आवेश का मान तो एक समान नहीं हुआ, आवेश का मान तो क्या हो गया? अलग अलग हो गया। लेकिन सभी संधारित्र की प्रथम प्लेट पॉजिटिव होगी क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, और दूसरी प्लेट क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? सभी की ये प्लेट पॉजिटिव होगी और दूसरी प्लेट क्या होगी? नेगेटिव होगी। सभी की ये प्लेट पॉजिटिव होगी और दूसरी प्लेट क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। ओके, क्लियर हो? लेकिन आवेश का परिमाण तीनों पर अलग अलग होगा। आवेश का परिमाण तीनों पर अलग होगा। इस पर Q1 है तो इस पर कितना आएगा? Q2 आएगा, और इस पर कितना आएगा? Q3 आएगा। तीनों पर आवेश का परिमाण अलग अलग होगा। लेकिन तीनों संधारित्र ए व बी के मध्य जुड़ी हुई है, यानी ये बैटरी का ए टर्मिनल है और ये बैटरी का बी टर्मिनल, तीनों इसके मध्य जुड़े हुए हैं, तो इसके मध्य जो विभवांतर ड्रॉप होगा तीनों पर वो एक होगा, क्योंकि ये भी संधारित्र जो C1 धारिता वाला वो भी ए बी के मध्य जुड़ा हुआ है, C2 वाला वो भी ए बी के मध्य जुड़ा हुआ है, एंड C3 वाला वो भी ए बी के मध्य जुड़े हुए हैं। यानी टर्मिनल तो दो ही है, तीनों संधारित्र ए व बी के मध्य जुड़े हुए हैं, इसलिए इन तीनों पर पोटेंशियल ड्रॉप तो एक ही होगा क्योंकि पॉइंट ही दो हो गए, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? V है, V है, और V इसी बैटरी का। ओके, तो ये था समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या हुआ? ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट एक उभयनिष्ठ बिंदु से एंड दूसरी प्लेट दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ी हुई है, तो ये व्यवस्था संधारित्रों की समांतर क्रम व्यवस्था कहलाती है। तो इसको हम देख लेते हैं। ऐसी व्यवस्था, संधारित्रों की ऐसी व्यवस्था, संधारित्रों की ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी संधारित्रों
कि प्रथम प्लेट एक उभयनिष्ठ बिंदु से तथा दूसरी प्लेट दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ी हो। ठीक है, संधारित्रों की ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट आएगा, जिसमें सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट एक उभयनिष्ठ बिंदु से तथा दूसरी प्लेट दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ी हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, ये समांतर क्रम संयोजन होगा। ठीक है, यहां से देखेंगे निम्न चित्र में, जो भी साइड में हम दे रहे हैं, निम्न चित्र में 3 संधारित्र समांतर क्रम में बिंदुओं ए तथा बी के मध्य जुड़े हुए हैं। ए तथा बी के मध्य जुड़े हुए हैं। सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट धनावेशित तथा दूसरी प्लेट ऋणावेशित है। समांतर क्रम संयोजन में ये हुआ। अब इसकी विशेषता देखिए, समांतर क्रम संयोजन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर एक समान होता है। समांतर क्रम संयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर एक समान होता है, परंतु प्लेटों पर उपस्थित आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि समांतर क्रम संयोजन है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या हुई? समांतर क्रम संयोजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या हुई कि इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर तो एक समान आएगा, लेकिन प्लेटों पर उपस्थित आवेश का मान क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि तीनों जो संधारित्र हैं वो ए और बी के मध्य जुड़े हुए हैं और विभवांतर हमेशा 2 पॉइंट के मध्य ड्रॉप होता है, 2 पॉइंट के मध्य। तो C1 भी ए और बी के मध्य जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर जो भी विभवांतर आएगा, C2 भी ए और बी के मध्य जुड़ा हुआ है और C3 भी ए और बी के मध्य जुड़ा हुआ है। तो
इन दो पॉइंटों के मध्य विभवांतर तो एक समान होना ही है, इसलिए इन सब का विभवांतर तो क्या होगा, एक समान। लेकिन आवेश का मान अलग अलग होगा, क्योंकि जैसे यहां से चार्जिंग होगा, आवेश को तीन रास्ते मिलेंगे, तीनों में वो अलग अलग रूप में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर आवेश अलग आएगा, यहाँ पर आवेश अलग आएगा, यहाँ पर आवेश अलग आने वाला है। ओके, तो ये चीज इसके अंदर होगी, तो ये नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके पश्चात हम इसको तुल्य धारिता की गणना करते हैं। तो लिख लिया होगा आपने। तो तुल्य धारिता की हम गणना करें, लिखना शुरू करते हैं। माना कि संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः, माना कि संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः हैं C1, C2 तथा C3 एवं इन पर उपस्थित आवेश क्रमशः है, एवं इन पर उपस्थित आवेश क्रमशः है Q1, Q2 तथा Q3 है। चूंकि सभी संधारित्र बिंदु A तथा B के मध्य, क्योंकि सभी संधारित्र बिंदु A तथा B के मध्य जुड़े हैं, अतः इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर V है। ठीक है, कि इनकी धारिता C1, C2, C3 होंगी, इन पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 आएगा। सभी संधारित्र बिंदु A तथा B के मध्य समांतर क्रम में जुड़े हुए, A तथा B के मध्य समांतर क्रम में जुड़े हैं, A और B के मध्य समांतर क्रम में जुड़े, अतः इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर V है, V है। ठीक है, तो देखते हैं प्रथम संधारित्र पर आवेश, प्रथम संधारित्र पर आवेश कितना आएगा, Q1, और Q1 बराबर क्या आएगा, Q बराबर CV, तो Q1 बराबर C V1। द्वितीय संधारित्र पर आवेश कितना, Q2 बराबर C V2 तथा तृतीय संधारित्र पर आवेश Q3 बराबर कितना आएगा, C V3। ये होगा, Q बराबर होता है CV, Q बराबर CV होता है। तो प्रथम संधारित्र पर आवेश Q1 का मान क्या आएगा, इसकी धारिता C1, सॉरी गलत लिख दिया, धारिता C1 है और इनका विभव एक समान होगा, C2 और ये C3। ठीक है, क्योंकि इनकी धारिता, इसकी धारिता C1 है, विभव V होगा, इसकी धारिता C2 है, विभव V होगा, इसकी धारिता C3 है, विभव क्या होगा, V होगा। तो आवेश बराबर धारिता इंटू विभव, तो C1V, C2V और C3V। कुल आवेश, कुल आवेश कितना है, Q है, कुल आवेश Q है, Q बराबर कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दिस इज द समीकरण नंबर। यानी कि इस परिपथ का जो कुल आवेश है, बैटरी द्वारा जो कुल आवेश दिया हो कितना है, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया।
तो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आने वाला है। इसको मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा, साथ साथ लिखते जाइए, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अक्षरों से नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको हर चीज समझ में आती जाइए। ओके, तो देखिए क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से हम क्या ले सकते हैं, Q बराबर Q1 आएगा तो C1V प्लस C2V प्लस C3V, ये होगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, या कॉमन आ रहा हो निकाल लीजिए, Q बराबर V कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, जिसका इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर आपका 3 होगा। अब यदि हम मान लेते हैं कि इस संयोजन की तुल्य धारिता CP हो जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन की, यदि समांतर क्रम की तुल्य धारिता, यदि समांतर क्रम की तुल्य धारिता CP है तो, समांतर क्रम की तुल्य धारिता CP है तो क्या होगा, Q बराबर टोटल चार्ज Q है, Q बराबर क्या आएगा, CP इंटू V, CP इंटू V आएगा, जिसका समीकरण नंबर 4। यदि समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता Cp है, यानी इन तीनों की जगह हम एक ऐसी कैपेसिटर यूज करें, संधारित्र यूज करें जिसकी धारिता कितनी है, Cp है, तो टोटल चार्ज Q बराबर होता है धारिता इंटू विभवांतर। तो समीकरण 3 और 4 देखिए, ये भी आवेश है, ये भी आवेश आपस में बराबर होंगे, तो समीकरण 3 और 4 से हम क्या ले सकते हैं, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखिए हमारे पास क्या आएगा, CPV इक्वल्स टू V C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल आउट हो गया, या CP बराबर क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आया। अगर तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी तुल्य धारिता Cp का मान किसके बराबर आएगा, तीनों संधारित्र की धारिताओं के योग के बराबर आता है, तीनों संधारित्र की धारिताओं के योग के बराबर हमारे पास ये मिल रहा है, ये प्राप्त हो रहा है। यदि n संधारित्र जुड़े हुए हैं तो देखिए, यदि n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, यदि n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो हमारे पास क्या आएगा, Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आने वाला समीकरण 6, समीकरण 6 हमारे फाइनल रिजल्ट है। और ये हमें कह रहा है कि समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता परिपथ में जुड़े हुए सभी संधारित्र की धारिताओं की योग है, सीधा योग है, तो इसका मतलब Cp का मान तो सबसे बड़ा होगा क्योंकि C1 C2 C3 के योग के रूप में आ रहा है, तो Cp का मान तो C1 से बड़ा है, C2 से बड़ा है, C3 से बड़ा है, अर्थात हमें अधिक धारिता वाला संधारित्र मिल जाएगा। यदि हमारे पास कम धारिता वाले संधारित्र हैं, हमें अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको समांतर क्रम में जोड़ देना चाहिए ताकि धारिता का मान बढ़ जाए। ठीक है, लिख सकते हैं समीकरण 6 से स्पष्ट है कि, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता
समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता संयोजन में प्रयुक्त ऊपर लिखते हैं, इसको कर लीजिए अच्छे से कि समांतर क्रम समीकरण से ऐसे स्पष्ट है कि समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता संयोजन में प्रयुक्त सभी संधारित्रों संयोजन में प्रयुक्त सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। ठीक, तथा दूसरी चीज हमें क्या मिल रही है, संधारित्र की धारिता सभी का योग आएगा, इसका मतलब धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तथा तुल्य धारिता का मान संयोजन में प्रयुक्त सबसे बड़े धारिता वाले तुल्य धारिता का मान संयोजन में प्रयुक्त सबसे बड़े धारिता वाले संधारित्र से अधिक होता है, यानी धारिता का मान काफी बड़ा है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात Cp है वो ग्रेटर देन है C1 से, Cp है ग्रेटर देन है C2 से, Cp है ग्रेटर देन है C3 सभी से अधिक होगा, तुल्य धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यदि हमें अधिक धारिता चाहिए तो संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़े, समांतर क्रम में जोड़े, और धारिता का मान कम चाहिए तो संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़े। यहां से दो चीज हमारे सामने अच्छी तरह से क्लियर हो गई है कि इसके अंदर हम कैसे कैसे यूज करें। तो तुल्य धारिता का मान Cp का मान सभी संधारित्रों की धारिताओं के सीधा योग के बराबर प्राप्त हो रहा। ओके, अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये लिख लिया होगा आपने, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, मिटा देता हूं इनको मैं। तो फर्स्ट पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए कि समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर एक समान होता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता देखिए, समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर एक समान होता है, विभवांतर एक समान होता है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हमारे पास इनका जो इनका रेशियो आएगा विभवांतर का, क्या, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 बराबर क्या आने वाला, सबका एक समान आएगा। तो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 समेत सबका रेशियो 1 रेशियो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि सब पर विभवांतर एक समान है, इसलिए ये आने वाला है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, आवेश का मान डिफरेंट है, यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3 है, आवेश का मान यहाँ पर डिफरेंट है। तो देखिए आवेश हमारे पास जो आएगा वो किस रूप में आएगा, दूसरा, सभी
संधारित्रों पर, सभी संधारित्रों पर आवेश अलग अलग, सभी संधारित्रों पर आवेश अलग अलग उपस्थित होता है। सभी संधारित्रों पर जो आवेश है वो अलग अलग उपस्थित होगा, यानी Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 बराबर हमारे पास जो आने वाला है और जो इनका रेशियो आने वाला है वो आने वाला है C1 रेशियो C2 रेशियो C3, या इनकी धारिताओं के अनुपात में, क्योंकि धारिता अलग अलग है तो आवेश का रेशियो इनकी धारिताओं के रूप में आने वाला है। ओके, तीसरा देखिए, यदि समान धारिता वाले n संधारित्र जुड़े हुए हैं तो क्या होगा? यदि समान धारिता वाले n संधारित्र, यदि समान धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो, यदि समान धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो देखिए Cp हमारे पास क्या आएगा, Cp इक्वल्स टू आएगा, धारिता सबकी समान है तो C प्लस C प्लस C प्लस C कितनी बार आएगा? n बार। कितनी बार आ रहा है? n बार। तो क्या बनेगा? Cp इक्वल्स टू कितना बनेगा? n C। कितना आ जाएगा? n, यानी धारिता एक संधारित्र की n गुना हो जाएगी, अर्थात तुल्य धारिता, अर्थात तुल्य धारिता एक संधारित्र की n गुना हो जाती है, n गुना हो जाती है। तुल्य संधारित्र की जो धारिता है वो एक संधारित्र है, उसकी कितनी गुना होगी? n गुना होगी, यदि इसके अंदर n जुड़े हुए हैं, यदि इसके अंदर n संधारित्र जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। एक इसके अंदर और टॉपिक हम चर्चा कर लेते हैं इसको। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो चौथा पॉइंट है उसको और हम समझ लेते हैं। एंड चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य समान मोटाई तथा समान क्षेत्रफल की विभिन्न पेराविद्युत पदार्थ जिनके पेराविद्युतांक क्रमशः एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 तथा एप्सिलॉन R3 हैं, निम्न चित्रानुसार रखे हुए। कैसे रखे हुए? देखिए, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसको हम ऐसे मान लेते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र है इस प्रकार से। इसकी प्लेटों के मध्य तीन पेराविद्युत पदार्थ, एक हो गया, दूसरा ये दो हो गए, एंड ये तीसरा तीन हो गए। तीन पेराविद्युत पदार्थ इस प्रकार रखे हुए हैं, इसकी प्लेटों के मध्य तीन पेराविद्युत पदार्थ इस प्रकार से रखे हैं जिनके पेराविद्युतांक ओके, ये ये इसकी मोटाई है, किसकी? समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है? d है। ये जो पेराविद्युत पदार्थ रखा हुआ इसका पेराविद्युतांक है एप्सिलॉन R1, ये जो रखा हुआ इसका पेराविद्युतांक एप्सिलॉन R2, और ये जो रखा हुआ इसका पेराविद्युतांक एप्सिलॉन R3 है। ओके, इसकी इधर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। तो हम क्या करते हैं
कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों के मध्य 3 पैरा विद्युत पदार्थ रखे हुए हैं, इस प्रकार से वर्टिकली ऐसे रखे हुए हैं। तो चूंकि एक पैरा विद्युत पदार्थ एक संधारित्र की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि जैसे ही उसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे उसके एक सिरे पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव ध्रुवीकरण की वजह से ऐसा हो जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, एक पैरा विद्युत पदार्थ, दूसरा पैरा विद्युत पदार्थ और तीसरा पैरा विद्युत पदार्थ, ठीक। जिसकी इस प्लेट पर जो आ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इधर देखो, ये पैरा विद्युत पदार्थ एक, ये दूसरा और ये तीसरा होगा। 3 पैरा विद्युत पदार्थ हो गए जो यहाँ पर रखे हुए हैं, और इन पर जो चार्ज आ रहा है इन सब पर इधर पॉजिटिव चार्ज है। इस वाली प्लेट पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहां से ये ऐसे कनेक्ट हो गए, आप समझ सकते हैं। क्लियर, समझ में आया कि ये जो व्यवस्था थी, अब ये व्यवस्था क्या बन गई है, इस प्रकार से बन गई है, ठीक है। यहां ये होगा, इसकी धारिता C1 होगी, इसकी धारिता C2 होगी, इसकी धारिता क्या होगी, C3 होगी। तो अब हम C1, C2, C3 को निकालेंगे। इनका जो पैरा विद्युतांक दिया है वो एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन R3, ठीक। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि इनकी प्लेटों के मध्य की दूरी, दो ये तो ds या दिख रहे हैं, प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, ds सबकी एक समान है। ये प्लेटों के मध्य की दूरी है तो डी सब में एक समान दिख रही है, लेकिन इसका जो एरिया आ रहा है, इसका जो एरिया आ रहा है वो 3 भागों में अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, तो यहां पर जो एरिया आएगा इसको हम कह रहे हैं A1 बराबर आएगा A/3, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। A2 बराबर A/3 एंड A3 बराबर A/3, एरिया डिवाइड हो गया, एरिया 3 पार्ट्स में बन गया, जबकि प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है, एक समान है। तो देखिए क्या होगा, C1 क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A1 अपॉन D, और यहां से आ जाएगा एप्सिलॉन R1 A1 का मान है A अपॉन 3D, तो 3D। C2 इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A2 अपॉन D, एंड A2 की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A अपॉन 3D, एंड C3 बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A3 अपॉन D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 एंड A अपॉन 3D, ठीक है। अब बच्चों की तीनों जो संधारित्र हैं ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम की तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, समांतर क्रम की तुल्य धारिता क्या होगा, तो देखिए तीनों पैरा विद्युत पदार्थ समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की तरह व्यवहार करते हैं, अतः तुल्य धारिता कितनी आएगी, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। समांतर क्रम की तुल्य धारिता ये होती है, तो यहां से निकालेंगे तो C बराबर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A अपॉन 3D प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A अपॉन 3D प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A अपॉन 3D। C कॉमन निकालो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D कॉमन आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D कॉमन आएगा, क्या बच गया
अंदर क्या बच गया, एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2 प्लस एप्सिलॉन r3। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आएगा। तो यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पेराविद्युत पदार्थ रखे हुए हैं, लेकिन इस वर्टिकल पेराविद्युत पदार्थ ऐसा रखा हुआ है, तो ये पेराविद्युत पदार्थ एक संधारित्र की तरह बिहेव करते हैं, और ये संधारित्रों का जो क्रम होगा, 3 संधारित्र हो गए, 1 2 3, और तीनों का जो क्रम होगा वो कौन सा होगा, समांतर क्रम होगा। ध्यान रखना, अगर संधारित्र ऐसे रखे हुए, ध्यान रखिए, अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो पेराविद्युत पदार्थ रखा वो ऐसा रखा हुआ, इस प्रकार से रखा हुआ, इस प्रकार से रखा हुआ है, तो ध्यान दीजिए, एक ये हो गया आपका, एक पेराविद्युत पदार्थ ये हो गया, दूसरा पेराविद्युत पदार्थ ये हो गया, और तीसरा पेराविद्युत पदार्थ ये हो गया। इसकी प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है, इसकी प्लेट को आपने नेगेटिव चार्ज दिया है। तो अगर ऐसा रखा हुआ हॉरिजॉन्टल यू रखे हुए 3, जिसके पेराविद्युत पदार्थ एप्सिलॉन r1 है, एप्सिलॉन r2 है और एप्सिलॉन r3 है, तो अगर ऐसे रखे हुए हैं, तो ये क्रम बनेगा श्रेणी क्रम, इसकी प्लेट पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव। तो ये जो क्रम होगा उसको हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये तो श्रेणी क्रम बनेगा, लेकिन ऐसा रखा तो क्या बनेगा, समांतर क्रम बनेगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो क्या होगा, अतः तुल्य धारिता, तो इसका ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो इस वाली कंडीशंस में समांतर क्रम आएगा, इस वाली कंडीशन में श्रेणी क्रम आएगा, और हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आने वाला है। तो हमने इस प्रकार से सभी चीजों को स्टडी कर लिया है और ध्यान से देख लिया है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और समांतर क्रम संयोजन, दोनों जो चीजें हैं वो हमने अच्छी तरह से समझ ली है। और यहां से हमें पता लग गया है कि यदि हमें अधिक धारिता वाले संधारित्र हैं और कम धारिता का संधारित्र चाहिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और यदि कम धारिता वाले संधारित्र हैं, अधिक धारिता वाले संधारित्र चाहिए तो समांतर क्रम में हम जोड़ेंगे। ओके, तो ये हमारा क्लियर हुआ। इन वीडियो को आप अच्छे से देखें एंड नोट्स बनाइए, और जितना अधिक संभव हो सके उतना अपने स्टूडेंट्स में शेयर करें, ताकि हम निःशुल्क शिक्षा को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में अपने मकसद में सफल हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।